वन। चौथा है शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय वन। पांचवा है मरुस्थलीय वनस्पति, ठीक है। छठा है शीतोष्ण, छठा है आपका पर्वतीय वनस्पति। सातवां है आपका सवाना वनस्पति, सवाना वनस्पति। और आठवां आपका आता है, अगर आठवां आपका आता है कौन सा रहेगा, एक और चलो बाद में पढ़ाते हुए अगला पॉइंट। तो देखो सबसे पहले क्या है आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन को वनों की विशेषता या प्रकार अगर पढ़ने हैं तो 8 प्रकार की वनस्पति है वो कहाँ पाई जाती है, अपने पूरे विश्व के अंदर पृथ्वी पर 8 प्रकार के वनस्पति है वो पाई जाती है। संपूर्ण पृथ्वी की अगर बात करते हैं, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर 8 प्रकार की वनस्पति या वन पाए जाते हैं, ठीक है। संपूर्ण विश्व में, उसमें आपका एशिया महाद्वीप है या तुम्हारा दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, सारे क्या है महाद्वीप आ जाते हैं। और उसके अंदर आपका महाद्वीपीय वाला क्षेत्र भी आ जाता है। महाद्वीपीय क्षेत्र के साथ साथ महासागर भी आ जाते हैं। महासागर में जैसे काई है, लाइकेन है, शैवाल है, ये भी क्या है वनस्पति के रूप में ही जाने जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है वनस्पति की आज अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी वनस्पति है, और उनके साथ साथ आपकी विशेषता के रूप में अपन एक एक वनस्पति को उठाएंगे और उनकी विशेषता के रूप में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन देखते हैं तो वनस्पति के बारे में सबसे पहला अपन क्या उठाएंगे, सदाबहार उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। तो इसके बारे में आज अपन चर्चा करते हैं और पॉइंट वाइज सारे वनों की विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर ग्लोब के ऊपर बात करते हैं, जैसे ग्लोब के ऊपर दिखाऊंगी मैं आपको कि जैसे मान लो ये आपकी क्या है भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा आपकी 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, भूमध्य रेखा, ठीक है। अब क्या है इसी के ऊपर लेके अपन को समझना पड़ेगा, यानी कि ये तो क्या है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। अब क्या है 10 डिग्री तो उत्तरी और 10 डिग्री आपकी क्या है दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। ये तो हो गया उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और ये हो गया दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। अब क्या है कि सदाबहार वनस्पति की अगर अपन चर्चा करते हैं कि सदाबहार वनस्पति है वो कहां से कहां तक पाई जाती है, कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। तो सबसे पहले अगर चर्चा करते हैं तो 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी, 10 डिग्री तो उत्तरी अक्षांश ये हो गया ऊपर की साइड में,
और 10 डिग्री ही दक्षिणी अक्षांश नीचे की साइड में हो गया। तो जो सदाबहार वनस्पति है वो कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? जो ग्लोब है, अपन सिर्फ राजस्थान या इंडिया के लेवल पे नहीं पढ़ रहे हैं, अपन संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जो वनस्पति पाई जाती है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए इसका क्षेत्र है सदाबहार वनस्पति का, तो कौन से क्षेत्र में ये वनस्पति है वो पाई जाती है? तो सबसे पहले अगर इसको देखा जाए ग्लोब पे, तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री ही दक्षिणी अक्षांश, दोनों गोलार्धों के मध्य ये वनस्पति पाई जाती है, यानी कि ये वाला क्षेत्र। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है वो कहां से कहां तक पाई जाती है? 10 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में मिलती है। समझ में आ गई? दोनों गोलार्ध हो गए उत्तरी और दक्षिणी, यानी कि भूमध्य रेखा है, दो गोलार्धों में बांटती, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वनस्पति है वो कहाँ पाई जाती है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दोनों गोलार्धों के मध्य मिलती है। उसके बाद में इसके जो क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र में ये मिलती है? तो दक्षिणी अमेरिका के कांगो, दक्षिणी अमेरिका के अमेजन और अफ्रीका के कांगो, दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन, अफ्रीका के कांगो बेसिन, कांगो बेसिन क्षेत्र में ये अधिकतर वनस्पति है वो देखने को मिलती है। और इसी के साथ थोड़ी मात्रा में कहाँ पे? इंडोनेशिया, सुमात्रा, बोर्निया, मलेशिया, इसी के साथ क्या है? थोड़े जो इंडोनेशिया, बोर्नियो, मलेशिया आदि क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर इस क्षेत्र में वर्षा की बात करते हैं, देखो पॉइंट पॉइंट लेके चलोगे तो ये आपको याद होगा, अदरवाइज क्या है अपन भूल जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या हो गया? क्षेत्र हो गया, विस्तार हो गया, इसको अपन विस्तार भी बोल सकते हैं या क्षेत्र भी, विस्तार। ठीक है, ये विस्तार और ये हो गए क्षेत्र। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? विस्तार, यानी कि ग्लोब के ऊपर कितने गोलार्धों के अंदर इसका विस्तार है वो पाया जाता है। उसके बाद में क्षेत्र आ जाएंगे कि कौन कौन से क्षेत्रों में? दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन, अफ्रीका का कांगो बेसिन, इंडोनेशिया, बोर्निया, मलेशिया आदि क्षेत्रों में क्या है? ये वनस्पति देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर वर्षा की इसके अंदर बात करते हैं तो वर्षा है आपकी कितनी सेंटीमीटर तक मिलती है? 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बरसात है वो होती है, जिसके कारण यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है उसकी जो पादपों की या वनस्पति की जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है? ज्यादा पाई जाती है। अगर इस क्षेत्र में क्या है? पादपों की अमेजन बेसिन के अंदर बात करते हैं तो आपकी 6500 मीटर है वो ऊंचाई है, वो जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती है। सॉरी, ऊंचाई नहीं, प्रजातियों की अगर बात करते हैं तो आपकी 6500 प्रजाति कहाँ पे? आपकी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जैसे अलग अलग प्रजातियां हैं वो पाई जाती है। कांगो बेसिन में, मलेशिया में, कांगो बेसिन में ये 6500
6500 कांगो बेसिन। कांगो बेसिन में इसकी प्रजातियां कितनी हैं? 6500। और अगर मलेशिया की बात करते हैं, मलेशिया की अगर बात करते हैं तो क्या है आपके 20,000 के करीब आपकी क्या है प्रजातियां हैं वो मिलती हैं। प्रजातियों का मतलब होता है जिस तरीके से मानव के अंदर प्रजातियां पाई जाती है, वैसे ही क्या है इस क्षेत्र के अंदर भी क्या है वनस्पति की प्रजातियां पाई जाती हैं। कि अलग अलग जो वृक्ष होते हैं, जैसे झाड़ियों के रूप में भी होते हैं, लताओं के रूप में भी होते हैं, या आपके कौन कौन से जो वृक्ष हैं वो अधिकतर है, आगे आएंगे तब मैं बताती जाऊंगी। इस तरीके से क्या है अलग अलग क्या है प्रजातियां हैं वो मिलती हैं। आगे अगर चर्चा करते हैं तो इस क्षेत्र के अंदर आपका तापमान है, और इस क्षेत्र के अंदर आपकी जो गर्मियों का तापमान है वो कितना पाया जाता है। इसी क्षेत्र के अंदर आपकी जो सघन वनस्पति है वो क्यों पाई जाती है। तो आगे अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र में क्या है कि सघन वन है, सघन वन मिलते हैं। सघन वन मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर आपका क्या है तापमान और वर्षा दोनों अधिक होते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र का जो वनस्पति है वो सघन पाई जाती है। सघन का मतलब होता है बहुत पास पास में वनस्पति है वो मिलती है। आगे अगर इस क्षेत्र में वृक्षों की बात करते हैं तो वृक्ष है इसमें आबूनस, आयनर, वृक्षों की बात करते हैं तो इसके अंदर आयरन वुड, आयरन वुड, आबू रस वुड, अनेक प्रकार के वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र के अंदर आपकी महोगनी, रबड़, तार, रोजवुड, ये अनेक प्रकार के वृक्ष भी इसमें मिलते हैं। जैसे महोगनी, रबर, तार आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है आगे इन क्षेत्रों की विशेषता के रूप में अपन चर्चा करते हैं कि जैसे मान लो इन क्षेत्रों का क्या हो गया, वर्षा हो गई, इस क्षेत्र के अंदर तापमान है वो कितना पाया जाता है, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस मिलता है ग्रीष्म काल में। ठीक है, तो इस क्षेत्र की अगर तापमान की बात करते हैं तो इस क्षेत्र के अंदर आपका तापमान है वो क्या है आपका वार्षिक तापमान, ग्रीष्म काल का ना होके आपका क्या है वार्षिक तापमान, यानी पूरे साल भर का तापमान। वार्षिक का मतलब होता है वार्षिक औसत तापमान। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आपका तापमान है वो मिलता है। अगर बात करते हैं विशेषताओं के रूप में, इन वृक्षों की क्या क्या विशेषता पाई जाती है तो कौन सा होगा, इस वृक्ष में क्या है वाष्पीकरण, तापमान अधिक व वाष्पीकरण भी अधिक होता है। दूसरा क्या है वृक्षों की ऊंचाई है, वृक्षों की ऊंचाई 55 मीटर तक पाई जाती है। ठीक है, आगे अगर चर्चा करते हैं तो इसके अंदर क्या है आपका जो वनस्पति है सघन वनस्पति पाई जाती है। जो वृक्ष होते हैं वो क्या होते हैं कठोर होते हैं, कठोर वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, क्यों मिलते हैं कठोर वृक्ष, क्योंकि यहाँ पे जो वृक्षों को चाहिए होता है वो आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसमें अनेक प्रकार की प्रजातियां
अनेक प्रकार की प्रजातियां मिलती हैं, वह छोटे बड़े वृक्ष भी मिलते हैं, यानी कि भी मिलते हैं। यानी कि अगर चर्चा करते हैं इस क्षेत्र में तो अनेक प्रकार की वृक्षों की प्रजातियां हैं वो मिलती हैं, वृक्षों की प्रजातियां हैं वो इस क्षेत्र में मिलते हैं और छोटे बड़े सारे वृक्ष इसी क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। और अगर इन क्षेत्रों की बात करते हैं तो इन वृक्षों की जो पत्तियां होती हैं वो तो क्या होती है, चौड़ी होती हैं। और वृक्षों का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 1.6% भाग पर ये वृक्ष मिलते हैं। अगर इन वृक्षों की और विशेषता की बात करते हैं तो इन वृक्षों की क्या है, संपूर्ण विश्व के 1.6% भाग पर ये वृक्ष मिलते हैं। साथ ही में अगर इस क्षेत्रों की अगर बात करते हैं कि इन पेड़ों की जो पत्तियों की विशेषता, पत्तियां क्या होती है, इन वृक्षों की पत्तियां क्या होती हैं, चौड़ी होती हैं। देखो इस क्षेत्र में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश है वो क्या होता है, सीधा गिरता है, तापमान है वो बहुत ज्यादा होता है और वर्षा भी उतनी होती है। कितने सेंटीमीटर बताई थी, 200 सेंटीमीटर इस क्षेत्र के अंदर बरसात होती है। ये क्षेत्र कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन है, अफ्रीका का कांगो बेसिन है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, बोर्नियो है। इन क्षेत्रों के अंदर ये वृक्ष है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन वृक्षों की अगर बात करते हैं तो इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, रोजवुड है, आपका वुड है, आयरन वुड है या आपका रबर है, ये क्या है वृक्ष है वो देखने को मिलते हैं। इन वृक्षों की अगर अधिकतर व्यापार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इनकी जो लकड़ियां होती हैं वो क्या होती हैं, अधिकतर कठोर मिलती हैं और कठोर मिलने के कारण ये चीरने में, काटने में क्या होती है, थोड़ी कष्टदायक मानी जाती है, यानी कि इनको काटने के लिए मजबूत लोहे की जरूरत होती है। इन क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो ये क्षेत्र है समुद्र तटीय क्षेत्र, दलदली क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों के लिए क्या है, इन्हीं क्षेत्रों के अंदर जो दलदली क्षेत्र या कच्छ क्षेत्र में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी जड़ें कैसी होती हैं, गुच्छों के रूप में, गुच्छों के रूप में वनों की जड़ें पाई जाती हैं। कौन से क्षेत्र में, जो दलदली क्षेत्र होता है, दलदली या समुद्री क्षेत्र या कच्छ का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो गुच्छों के रूप में, कभी कभी देखा होगा कि दलदली क्षेत्र में जो वृक्ष होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो गुच्छे के रूप में होती है, छोटी छोटी बारीक बारीक उनकी क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। तो इन क्षेत्रों की ये विशेषताएं हैं वो देखने को मिलती हैं। आगे अगर बात करते हैं, दूसरा अपना क्या है, वनस्पति के रूप में अगर देखते हैं तो आपका दूसरा आता है मानसूनी वन। अगर इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आपका अगला है मानसूनी वृक्ष। दूसरा है अपना मानसूनी
वन। मानसूनी वन की अगर विशेषता की बात करते हैं, मानसूनी पतझड़ वनस्पति, ठीक है। पहली अपन ने क्या पढ़ ली थी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। दूसरा है अपना मानसूनी पतझड़ वन। इसका विस्तार की अगर बात करते हैं तो 12 से 25, यानी कि जैसे मान लो यहां तक आपका क्या है 25, ये तो ज्यादा हो जाएगा, जैसे ये आपका क्या है 12 से 25, यानी कि 10 के बाद में अक्षांशों की जो एक अक्षांश है, ये अगर अपन काउंटिंग करते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 10 हो गया, फिर 11 12, यानी कि 12 से लेकर आपके 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश दोनों गोलार्धों के अंदर क्या है मानसूनी वन है वो पाए जाते हैं। इन मानसूनी की वनों की अगर बात करते हैं तो ये दोनों गोलार्धों के अंदर स्थित होते हैं और पश्चिमी क्षेत्र यानी कि प्रायद्वीपीय आपका जो क्षेत्र पाया जाता है, आपका पश्चिमी द्वीप समूह का क्षेत्र पाया जाता है, भारत का क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, इन क्षेत्रों के अंदर ये वृक्ष है वो देखने को मिलते हैं। इसी क्षेत्र के अंदर जो वर्षा है वो 90% मानसूनी पवनों से होती है। अगर इनकी विशेषता के रूप में अगर बात करते हैं तो इसका विस्तार है वो कहां से कहां तक है, विस्तार है वो 12 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध, 12 से 25 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में मिलते हैं। समझ में आ रहा है ना, दोनों गोलार्ध यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो उत्तरी दोनों गोलार्ध कौन से हो गए, ये उत्तरी भाग और ये दक्षिणी भाग, इसीलिए दोनों गोलार्ध बोले जाते हैं। यानी कि 12 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये क्या है आपकी अक्षांश रेखाएं तो है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है अक्षांश, ठीक है। तो 12 डिग्री से लेकर 25 डिग्री दोनों गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ये क्या है मिलते हैं। अगर इसके क्षेत्र की बात करते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में ये मिलते हैं, तो आपका पश्चिमी द्वीप भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया, मलेशिया, अमेरिका, यानी कि अगर इसके विस्तार की बात करते हैं तो 12 से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। और अगर इसके विस्तार क्षेत्र की बात करते हैं तो पश्चिमी द्वीप भारत के और एशिया का क्या है दक्षिणी पूर्वी एशिया, मलेशिया, अफ्रीका और आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसके अंदर चीन और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, चीन का कुछ भाग शामिल किया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इस क्षेत्र के अंदर क्या है जो वर्षा होती है, यानी कि वर्षा है 90% वर्षा है वो क्या है आपकी मानसूनी पवनों से होती है। 90% वर्षा मानसूनी पवनों से
होती है, ठीक है। इस क्षेत्र की अगर आगे बात करते हैं तो इस क्षेत्र का औसत वार्षिक ग्रीष्म काल का जो औसत तापमान है वो तो 27 पाया जाता है, और शीत काल का जो तापमान होता है वो 10 से 27 पाया जाता है। यानी कि तापमान की अगर बात करते हैं इस क्षेत्र में कि तापमान है वो कितना पाया जाता है, तो तापमान की अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र के अंदर तापमान आपका ग्रीष्म काल में वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस मिलता है। वह शीतकाल में 10 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलता है। इसको साथ साथ नोट्स बनाते जाना, अदरवाइज भूल जाओगे। ऐसे तो आप लोग भूल जाओगे, इसके नोट्स बनाते रहा करो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं वार्षिक वर्षा की, तो वर्षा है वो लगभग क्या है इस क्षेत्र के अंदर आपकी 150 सेंटीमीटर वर्षा है वो होती है। वर्षा की अगर बात करते हैं तो आपकी वर्षा है वो कितनी होती है, 150 सेंटीमीटर वार्षिक, ठीक है, वार्षिक। अगर आगे इन क्षेत्रों के अंदर अगर बात करते हैं तो यहाँ के जो वृक्ष हैं उनकी जो ऊंचाई होती है वो तो लगभग कितनी होती है, 20 मीटर, और आपकी सदाबहार वनों की जो ऊंचाई है वो कितनी थी, 50 से 55 मीटर उनकी ऊंचाई है। क्यों है, क्योंकि ये क्या है भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है जो वर्षा और तापमान दोनों क्या होते हैं, अधिक मिलते हैं, जिसके कारण यहाँ पे के उन वृक्षों की जो ऊंचाई है वो क्या है, अधिक पाई जाती है। और ये क्या है, मानसूनी जो वृक्ष है वो क्या है भूमध्य रेखा से थोड़े दूर होते हैं, जिसकी वजह से क्या है इनकी जो ऊंचाई है उनके अंदर धीरे धीरे कमी आती जाती है। तो इनकी ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो ऊंचाई है वो 30 मीटर के लगभग पाई जाती है। इस क्षेत्र के अंदर अगर वृक्षों की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, सागवान, साल, बरगद, गुलर, पीपल, शीशम, आम, महुआ, जामुन, और यहाँ पे जो आपका 150 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है उन क्षेत्रों में बबूल है या आपका धोकरा है या इमली है, इनके वृक्ष वो पाए जाते हैं। साथ ही में इनकी जो पत्तियां होती हैं वो छोटी होती हैं और झाड़ियां हैं वो अधिकतर कांटेदार रूप में मिलती है। आगे ये अगर लिख लिया हो तो मिटा देती हूँ, ठीक है। आगे अगर इनकी विशेषता के रूप में बात करते हैं तो कौन कौन से वृक्ष वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। वृक्षों की वृक्ष इस क्षेत्र में जैसे आपका सागवान, शीशम, पीपल, साल और धोकरा और इमली, ये वृक्ष हैं वो अधिकतर आदि वृक्ष इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी विशेषता के रूप में अगर बात करते हैं ऊंचाई की, तो वृक्षों की ऊंचाई है वो लगभग कितनी पाई जाती है, इन वृक्षों की ऊंचाई 30 मीटर के लगभग मिलती है, और क्या है 150 सेंटीमीटर बरसात से कम, 150 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्रों में वृक्ष तो कौन से मिलते हैं, वृक्ष आपका बबूल, इमली मिलते हैं। वह पत्तियां इनकी क्या होती है, छोटी
पत्तियां छोटी होती हैं व कांटेदार रूप में मिलती हैं। ठीक है, दोनों की अगर विशेषता के रूप में, मानसूनी पतझड़ वनों की अगर विशेषता के रूप में बात करते हैं तो आपकी क्या है, अनेक प्रकार के वृक्ष हैं वो इसमें मिलते हैं, जैसे सागवान, शीशम, पीपल, साल, धोकरा और इमली। इस प्रकार से ये क्या है, वन पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई कितनी होती है, 30 मीटर होती है। अगर आपका 150 सेंटीमीटर, यानी कि इस क्षेत्र में बरसात है वो 150 सेंटीमीटर होती है, लेकिन 150 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र भी मिलते हैं तो वहां पे कौन से वृक्ष पाए जाएंगे, आपके बबूल, इमली के वृक्ष हैं वो मिलते हैं। और इन पत्तियों की अगर विशेषता के रूप में बात करते हैं इन वृक्षों की, तो पत्तियां कैसी होती है, छोटी होती है और कांटेदार रूप में मिलती हैं। तो इस तरीके से क्या है, मानसूनी पतझड़ वनों की विशेषता है वो देखने को मिलती है। आगे अगर बात करते हैं आपके उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति की, तो उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति है वो 8 से 30, चलो पहले उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति, उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति। देखो सवाना शब्द है वो क्या है, स्पेनिश एक शब्द है, स्पेनिश भाषा का शब्द है जो किससे लिया गया है, जवाना से। सवाना, आपका जो सवाना है, जो सबसे पहले देखो इसका विस्तार देख लेते हैं कि सबसे पहले इसका विस्तार है वो 8 डिग्री से 30, यानी कि ये आपका 10 हो गया, यहां से 8 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में मिलती है। ये आपकी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अगर विस्तार के इस क्षेत्र में बात करते हैं तो इस क्षेत्र के अंदर जो वनस्पति पाई जाती है उसका विस्तार कहां से है, 8 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों में दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। ये जो वनस्पति है वो कहां से कहां स्टार्ट हो रही है, आपकी 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। दोनों गोलार्धों में, मतलब दोनों गोलार्धों के अंदर ये पाई जाती है। सवाना शब्द है उसकी उत्पत्ति आपकी जवाना से हुई है। सवाना शब्द की उत्पत्ति जवाना से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक जो घास का मैदान, जैसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के रूप में, जिसका अर्थ है घास का मैदान, जिसका अर्थ है घास का मैदान। ठीक है, जिस तरीके से अपन क्या है उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपका एक शब्द आता है सवाना। सवाना शब्द की उत्पत्ति जवाना से हुई है, जिसका अर्थ है घास का मैदान। जवाना है से हुई है जो एक क्या है, स्पेनिश शब्द है। कौन सा शब्द है ये, स्पेनिश शब्द है। ठीक है, स्पेनिश शब्द है और इसका अर्थ क्या निकलता है, घास का मैदान। घास का मैदान का मतलब होता है कि कहीं पे तो क्या है जो वनस्पति है वो घास के रूप में, लंबी घास के रूप में मिलती है, कहीं पे छोटे छोटे वृक्ष मिलते हैं, कहीं पे जो वृक्ष होते हैं
वो उनकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है, ऊंची होती है, ज्यादा ऊंचे पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो वृक्ष है, वनस्पति है, वो क्या है, सवाना वनस्पति के रूप में मिलती है। अगर इनके क्या है क्षेत्रों की बात करते हैं तो ब्राजील है, या आपका जो ओरोनिको घाटी है, या आपका जो मतलब कौन सा क्षेत्र, इन क्षेत्रों के अंदर अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। जैसे क्या है आपका अलग अलग क्षेत्र के अंदर आपका ओरोनिको घाटी में लानोज, ब्राजील के पठार में कंपोज, जैसे ब्राजील के पठार में कंपोज, ओरोनिको घाटी में, ओरोनिको घाटी के अंदर इसको क्या कहा जाता है, लानोज। ठीक है, ये क्या है, घास के मैदानों के नाम है। जैसे ब्राजील के पठार में जो घास पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, कंपोज कहा जाता है। ओरोनिको घाटी में जो घास पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, लानोज कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी ब्राजील में कटिंगा पाई जाती है, उत्तरी पूर्वी ब्राजील में कटिंगा, यानी कि इनके घास के नाम है कि अलग अलग नामों से इन क्षेत्रों के अंदर जो घास पाई जाती है उन्हें इस नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में क्या है, तापमान की अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र में वार्षिक तापमान है वो कितना पाया जाता है, 32 डिग्री तापमान की अगर बात करते हैं, तापमान इस क्षेत्र में क्या है, 32 डिग्री सेल्सियस तापमान वार्षिक, यानी कि इस क्षेत्र के अंदर अगर तापमान की बात करते हैं तो वार्षिक जो तापमान है वो आपका 32 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, गिनी के तट, युगांडा, कीनिया, कांगो और अंगोला क्षेत्र के अंदर ये वनस्पति है वो पाई जाती है। जैसे क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो आपका क्षेत्र अमेरिका, इसी के साथ अमेरिका का जैसे मान लो आपका दक्षिणी क्षेत्र है वो क्या है, इसी के अंदर आता है। इसके अंदर आपका अमेरिका का दक्षिणी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अफ्रीका, गिनी तट, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, गिनी तट और युगांडा, कीनिया, अंगोला आदि क्षेत्रों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, सवाना वनस्पति है वो पाई जाती है। इसी क्षेत्र के अंदर आपकी क्या है, जो घास के मैदान है उनको क्या है, 3 भागों में बांटा गया है। सवाना घास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, जैसे जंगली घास आपकी कौन सी है, सवाना जंगली घास। दूसरा इसके अंदर क्या है, सवाना उद्यान और तीसरा है सवाना झाड़ियां।
यानी कि जितने भी तुम्हारे घास के मैदान हैं उनको 3 हिस्सों में रखा गया है। सवाना क्या है? जंगली घास, दूसरा सवाना उद्यान, तीसरा क्या है? सवाना झाड़ियां। तो सवाना जो जंगली क्षेत्र है उसके अंदर क्या है? पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ पौधों के साथ में लंबी घास पाई जाती है। सवाना उद्यान में वृक्ष है वो कम मिलते हैं। इसके अंदर तो क्या होती है? आपके वृक्ष, पेड़ पौधों के साथ में क्या है? पौधों के साथ जंगली घास भी पाई जाती है, यानी कि वृक्ष भी पाए जाते हैं और जंगली घास से लंबी पाई जाती है। ठीक है। इसके अंदर क्या है? आपके वृक्ष है वो क्या कैसे पाए जाते हैं? वृक्ष है वो कम पाए जाते हैं, यानी कि जो दूरी हो जाती है वो वृक्षों की क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वृक्ष कम पाए जाते हैं। और सवाना झाड़ियों की अगर बात करते हैं तो कटीली झाड़ियां पाई जाती है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही और कल पढ़ेंगे। थैंक यू।